Hello everyone, I welcome you all in this lecture series. I welcome you all again on Legal Minds Education channel. The topic for today's lecture is wrongful restraint and wrongful confinement. So before I start this lecture series, I would like to congratulate all the students who have cleared their judicial exams. Delhi Judiciary have announced their results recently, and also there are many other states also which are undergoing their prelims and mains examination. So I once again congratulate, and I hope that you will definitely be a very good judicial officer in future. So coming back to the lecture, we're going to discuss about the wrongful restraint and wrongful confinement, and also we are going to discuss about the differences on these two offenses. Along with this, we are also going to discuss the punishments which are prescribed, which are mentioned in the act for these two offenses, and the important case law which you can quote in your exams, whether you are appearing for your LLB exams or your judicial exams or any other competitive exams also. If you're writing any mains, and for that matter, if you happen to give case law, if it says that you have to mention the case laws with respect to these offenses, then you can give these case laws, and that will fetch you very good marks. So let's start the lecture, and I hope you will like this lecture. So wrongful restraint is mentioned in section 339 of IPC. Basically it means whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction. सो बेसिकली इस एक्ट में ये होता है, इस सेक्शन में ये कवर किया गया है कि अगर कोई भी इन पर्सन, इफ़ यू आर स्टॉपिंग एनी पर्सन, यू आर stopping that person to move in a particular direction in which he has the right to proceed. अगर आप उसको रोकते हैं, that means that you are wrongfully restraining that person to move in that particular direction. बेसिकली इसमें इलस्ट्रेशन से जैसे मैंने समझाने की कोशिश आपको करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ अलॉन्ग विद जेड हैज़ अ राइट टू पास. ए ने जेड का पाथ रोका जिस पे जेड का राइट है उसको पास करने का. ए का जो राइट है, ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप द पाथ, जेड इज देयरबाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग. सो बेसिकली ए जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जेड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए. जेड का उस डायरेक्शन में जाना एक लीगल राइट है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे जो ए है उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करा है और वो उसके लिए पनिशमेंट उसको मिलेगी. इसमें एक एक्सेप्शन आपको समझना है. इसमें एक्सेप्शन ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट. सो बेसिकली इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी प्राइवेट किसी का लैंड है या किसी का प्राइवेट एरिया है जहाँ पे विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट, जहाँ पे उस पर्सन का ये राइट है. मान लीजिए ए का कोई प्राइवेट लैंड है, उसमें कोई एंटर कर रहा है विच ही दैट बी इज़ एंटरिंग इनटू एज प्राइवेट लैंड और प्राइवेट एरिया, जो उसको पता है, बी को पता है कि ये एरिया ए का ही है, एंड स्टिल ऑल्सो ही इज़ एंटरिंग इनटू दैट एरिया नोइंग द फैक्ट कि ये एरिया जो है ये ए का है, ये जो लैंड है, ये पर्टिकुलर प्लॉट है, ये ए का है और इस पर उसका राइट नहीं है लॉफुली वहाँ पे अंदर आने का. तो उस सिचुएशन को उन्होंने इसमें एक्सेप्शन में हटा के रखा हुआ है. दैट मीन्स कि उस सिचुएशन में जो ए है और वो पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ए का प्राइवेट लैंड है, उसका प्राइवेट बेसिकली उसका एरिया है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन जो कर रहा है, उसे जो रोक रहा है, वो लीगल है. बेसिकली वो उसका प्राइवेट है, ठीक है, तो वो उसको रोक सकता है. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं एक्सेप्शन के अलावा की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड फॉर एग्जांपल एनी पर्सन से एक्स, स्टॉप दैट पर्सन कि आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, आगे रास्ता है जाने के लिए, बट स्टिल दैट पर्सन इज़ बीइंग स्टॉप्ड, दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट.
आपको उस डायरेक्शन में जाने के लिए रोका जा रहा है और आपका वहाँ जाना, आगे जाना या उसके आगे जाना आपका राइट है, आप जा सकते हो, आप जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको रोका जा रहा है. सो दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ wrongful restraint and that is mentioned in section 339. नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले लेट्स डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज वॉलेंटरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन. देखिए, आप किसी को वॉलेंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप अपना कोई आंसर लिखेंगे उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स मेंशन करेंगे, सो इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट on your examiner who is checking your copy, whether for competitive exams or whether for your LLB exams. So उसके लिए आपको ये ingredients mention अगर आप करेंगे, so it will have a very good impact. और अगर आप ingredient जानते होंगे तो आपको ऑफेंस पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है कि ये ऑफेंस जो है ये किस उसमें कैटेगराइज हो रहा है, वेदर इट इज़ फॉलिंग अंडर 339 और 340. वो आपको बहुत क्लैरिटी दे देता है इंग्रेडिएंट्स, अगर आपके माइंड में क्लियर होते हैं. सो इवन इफ़ यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन, आपको अगर इंग्रेडिएंट्स याद हैं दैट मीन्स कि आपको वो सेक्शन याद है. सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन. जैसे मैंने बताया कि आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को रोक रहे हो टू प्रोसीड इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच ही हैज़ अ राइट टू प्रोसीड. यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रोसीड. अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उस गवर्नमेंट बिल्डिंग में आप नहीं जा सकते. फॉर एग्जांपल आप बोल दो कि अरे नहीं, आपको कोई रोक रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मेरा तो राइट है, आई कैन एंटर इनटू एनी ऑफ द बिल्डिंग्स. नहीं, आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो वहाँ पे आपका राइट नहीं है अंदर जाने का. आप कल कोई बोल दो कि मेरा तो राइट है, मैं बिल्डिंग में जा सकता हूँ, ये मेरा राइट है बिल्डिंग यूज़ करने का या अंदर जाने का, दिस इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है. बट नो, वेयर इट इज़ मैंशनड कि दिस इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी देन ओनली यू कैन यूज़. क्योंकि कोई भी बिल्डिंग होती है या किसी का कोई भी प्राइवेट लैंड होता है या किसी का प्राइवेट कोई हाउस होता है, कुछ भी होता है, तो वो उसका प्राइवेट है, वो उसने ख़रीदा हुआ है, वो उसी का है, ठीक है. अगर आप उसमें एंटर कर रहे हैं तो फिर तो वो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा या कोई और ऑफेंस में आ जाएगा. अगर आप किसी दूसरे के घर में घुस रहे हो फोर्सफुली, ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने तो अपना राइट इस्तेमाल किया है. नहीं, वो आपका राइट नहीं होगा. राइट आपका सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी पे होगा जो कि पब्लिक यूज़ के लिए है. जैसे आप सड़क यूज़ करते हैं या आप कोई भी पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हैं या आप कहीं भी कोई डायरेक्शन में जाते हैं पब्लिक प्लेस में, तो वहाँ पे आपका राइट है जाने का. अगर उस सिचुएशन में आपको कोई रोकता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि आपने मेरा जो राइट है, मेरे को इस चीज़ का यूज़ करने का राइट है, मैं उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ और जाना चाहता हूँ, और आप मेरे राइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आता है. लेकिन अगर आपका उसमें राइट नहीं है, अगर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो फिर वो सिचुएशन में या वो किसी की ओन्ड है ऑलरेडी या वो किसी की रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि कुछ एरियाज रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं. तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उस सिचुएशन में भी आपका वहाँ राइट नहीं है जाने का, इसलिए वो इसमें कवर नहीं होगा. फिर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की उसमें आएगा तो उसमें ये एक्ट जो है, सेक्शन जो है सॉरी, वो एप्लीकेबल नहीं होगा. इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, समनिंदा पिल्लईस केस. ये आप अपने एग्ज़ाम्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या LLB एग्ज़ाम्स में इसको मेंशन कर सकते हो. जब भी आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करोगे अंडर सेक्शन 339, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि जो एक पुलिस ऑफिसर, एक कंप्लेनेंट जो था, वो एक इधर उधर घूमता रहता था, ही वॉज अ वैंडरर, एंड पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लिया एज अ सस्पेक्ट और उसको दूसरे पुलिसमैन की चार्ज में दे दिया था अनदर पुलिस स्टेशन के. तो ही वॉज सेट एट लिबर्टी, लेकिन उसका जो मूवमेंट था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऑब्स्ट्रक्ट करा गया था क्योंकि वो एक पुलिस के चार्ज में था और एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के चार्ज में दे दिया. सो इन दैट सिचुएशन उसका जो फ्रीडम ऑफ हिज मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. वो कहीं जा नहीं पा रहा था, वो बस उन्हीं के ही साथ रहता था. बेसिकली वो उनके कस्टडी में था और वो एज अ सस्पेक्ट था, ठीक है, एज अ कन्विक्ट नहीं था, एज एन अक्यूज भी नहीं था, ही वॉज अ सस्पेक्ट. जस्ट मेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पेक्ट आप किसी को अपने साथ रख रहे हो या आप किसी को रोक रहे हो कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते,
तो दैट इज़ बेसिकली अ केस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो कोर्ट ने इस पर ये हेल्ड किया था कि जो पुलिस मैन हैं दैट दे हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। नाउ दैट पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज मेंशन अंडर सेक्शन 341। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 1 महीने की सज़ा है और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विद बोथ। सो दैट इज़ सिंपल। अगर आपने किसी ने भी किसी का रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करा है तो वो 1 महीने की उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट की इसमें प्रावधान है। चलिए अब हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 340 की बात करते हैं। इसमें ये डिस्कस किया गया है कि द पर्सन हु रॉन्गफुली whoever wrongfully restrained any person in such a manner so as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, that person is said to wrongfully confine that person. इसका मतलब ये होता है कि अगर wrongful confinement हो रहा है दैट मीन्स उसमें wrongfully आप किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मूव करने से, प्लस एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आपने उस पर्सन को रख दिया है, आपने एक लिमिट सेट कर दी है कि इस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। तो उस सिचुएशन में हम इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलेंगे अंडर सेक्शन 340 आईपीसी। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स में समझाया था कि अगर इलस्ट्रेशन जैसे मैं इसमें बता दूं, इसमें जैसे ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ द बिल्डिंग, एक पर्सन को बिल्डिंग के अंदर कन्फाइन कर दिया और उसको बोला कि अगर तुम बिल्डिंग के बाहर आओगे तो हम आपको फायर कर देंगे। तो बेसिकली ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो पर्सन है उसको बिल्डिंग के अंदर कन्फाइन कर दिया है। और अभी आपने रिसेंटली एक केस, अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं न्यूज़पेपर से और न्यूज़ चैनल से, तो आपको पता होगा अभी केस हुआ है, कोलकाता पुलिस ने सीबीआई ऑफिशियल्स को कन्फाइन किया था। तो ये वही केस है जहाँ पे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे सीबीआई ऑफिशियल्स वो पुलिस कमिश्नर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने गए थे पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग। तो वो केस के रिगार्डिंग जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन उनसे लेने की कोशिश करी, वो बेसिकली उनके पास गए ही थे, तो कोलकाता पुलिस ने बोल दिया कि उन्होंने उनको कन्फाइन कर लिया और बेसिकली उनको बोला कि हम आपको इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। सो दैट इज़ अ वेरी लाइव एग्जांपल ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आप अपने एग्ज़ाम्स में या आप अपने कोई भी उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लाइव एग्जांपल। तो ये सिचुएशन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है जहाँ पे आपने किसी को कन्फाइन कर लिया और आपने बोला कि अब आप यहाँ से नहीं जा सकते, हमने आपको कैद कर लिया है अपनी कस्टडी में। तो बेसिकली दैट इज़ अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एंड इंग्रेडिएंट्स में भी ये साफ साफ दिया हुआ है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए पर्सन का, और दूसरा आप किसी भी लिमिट के बाहर नहीं जाओगे। जैसे मैंने बताया कि आप किसी पर्टिकुलर लिमिट के अगर बाहर जाओगे तो फिर हम आपको एग्जांपल में जैसे बताया था कि हम आपको फायर कर देंगे, शूट कर देंगे। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स अगर जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे दैट इज़ द केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और इन दोनों सेक्शन 339 और 340 से क्लियर होता है कि जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है उनका डिफरेंस भी यही है कि जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है वो सिंपल है, दूसरा जो ये है ये बहुत ही एक लेवल अप है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और इसके अलावा जो पनिशमेंट है वो उसमें 1 महीने की है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं कितनी पनिशमेंट है। तो बेसिकली 2 मेजर डिफरेंसेस तो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा इसमें केस लॉ अगर हम गोपाल नायडू का हमने इसमें डाला है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक पर्सन को अरेस्ट किया विदाउट वारंट हु वाज ड्रंक एंड पुलिस ऑफिसर्स ने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो क्रिएट करे थे डिस्टर्बेंस पब्लिक स्ट्रीट में, और उन्होंने उनको अपने पुलिस स्टेशन में कन्फाइन कर दिया। इवन वन ऑफ देम जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनको पता था उसका नाम वगैरह एड्रेस, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कन्फाइन किया अपने पुलिस स्टेशन में। और क्योंकि ये अरेस्ट हुआ था विदाउट वारंट फॉर अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए आपको वारंट की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उन्होंने अरेस्ट विदाउट वारंट कर लिया था, तो पहली गलती तो उन्होंने यही कर दी थी कि उन्होंने अरेस्ट विदाउट वारंट कर लिया था। तो दैट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर एक्शन अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड जो उन्होंने अरेस्ट उनको किया था वो अरेस्ट विदाउट वारंट था और उनका जो ऑफेंस था वो नॉन कॉग्निजेबल था।
तो कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है वो जो गलत किया है, और उन्होंने जो उनको जो पर्सन को कन्फाइन किया है अपने पुलिस स्टेशन में वो गलत है, इसलिए उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये केस बना था, और उसमें ये पाया गया था, इट वाज हेल्ड कि दिस इज़ अ केस ऑफ रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। इसके अलावा पनिशमेंट अगर हम देखेंगे, पनिशमेंट विच इज़ मैंशन अंडर सेक्शन 342 IPC विच सेज दैट अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं जो कि 1 ईयर तक की उसकी सज़ा होगी, और विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। तो जैसे मैंने बताया कि पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में 1 मंथ की पनिशमेंट थी और इसमें 1 ईयर की पनिशमेंट है। तो दूसरा डिफरेंस बहुत ही क्लियर है कि इसमें जो पनिशमेंट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो उसमें कम थी, इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ज़्यादा है, प्लस उसमें फ़ाइन भी 500 था, इसमें फ़ाइन भी 1000 रुपीज़ है। सो इससे ये पता चल रहा है कि जो रिस्ट्रेंट है और कन्फाइनमेंट है उसमें यही डिफरेंस है कि जो रिस्ट्रेंट है वो एक स्मॉलर ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस है, और ये थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल अप ऑफेंस है, इसलिए इन दोनों को अलग रखा गया है। So here the lecture ends. Thank you so much for listening this particular lecture. The concept in this lecture is very important. So I will request you all to make notes of this lecture in your notebook before you go to appear any competitive exam or any of your law exams. And thank you so much. I request you all to subscribe this channel, like the video, and also comment if you like this lecture. Also the feedback and suggestions are always welcome. If you have any suggestions or feedback, you can post it. We will try to improve on that. Thank you.